हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हुए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला, जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसी क्लास में इस क्वेश्चन को याद करवा देंगे, जो पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर आए हुए हैं, नॉर्मल भाषा में है क्वेश्चन। देख लीजिए कि आप खाली हम सुनिएगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इसी क्लास में याद हो जाएगा एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है, उनके उत्खननकर्ताओं का नाम बताया। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता था, उनको 2 क्या लिखना है, 2 प्रमुख स्थल और उनके जो उत्खनन जो किए थे उनके नाम लिखने के लिए बोल रहा था। किंतु क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखेंगे, तो कॉपी में लिखना है ना, तो कॉपी में लिखने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ना, उसको पहले उतार देंगे, फिर उसी ऐसे ही उतारेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल, उनके उत्खननकर्ताओं के नाम निम्नलिखित है। यहाँ पे कल लास्ट में हर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन ऐसा पूछे ना, तो वहाँ पे नाम निम्न है या निम्नलिखित है यहाँ पे लिखिएगा ऐसे। इस यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसे उतार दीजिएगा एक बार, और उसका नाम निम्नलिखित है या निम्न है ऐसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन देगा, लिखेंगे 1 नंबर में हड़प्पा सभ्यता, या चाहे हड़प्पा लिखेगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी की थी ऐसे भी लिख सकते हैं, या हड़प्पा दयाराम साहनी ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा में लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो और खालसा सम्राट जी, या लिख सकते हैं ऐसे। तो पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख स्थल है, उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखे, तो कैसे लिखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख स्थल और उनके जो उनके उत्खनन किए हुए थे उनको नाम निम्नलिखित है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे हड़प्पा, सब हड़प्पा लिख कर उसके बाद डैश देंगे, लिखेंगे दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदड़ो और खालसा सम्राट जी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, और अच्छा से बेहतरीन मतलब देखने के लिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1921 में खोज की थी इनकी, ऐसे लिखेंगे 1921 में खोज की थी। उसके बाद लिखेंगे मोहनजोदड़ो और खालसा सम्राट जी 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ। जो बुद्ध थे उनके शिक्षा का प्रसार किन 4 देशों में हुआ था, तो 4 देशों का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देश में फैले थे, जैसे में हो गया श्रीलंका, जैसे में श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया आदि तक इसका प्रसार प्रचार हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि लिखना है कि इतना, आप लोग कहिएगा कि इतना ही में इतना ही बार का लिख देंगे, क्या आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। इतना लिखिएगा ना, तो थोड़ा नीचे कर करके लिखिएगा ऐसे करके, तो आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ना लिखेंगे तो उसको आधा लिखने से थोड़ी ना नंबर मिलेगा। आधा भी लिखिएगा तभी भी नंबर मिलेगा, और इतना लिखिएगा आपको भी इतना ही भी नंबर, आपको 2 नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ये बहुत क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, 2026 में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिला। जो हड़प्पा नामक स्थान था, इस सभ्यता का अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने जोर जार को लिख सकते हैं। जो ये वाला लाइनों लिखा है ना, ये वाला लाइनों ऊपर भी लिख सकते हो, इसको नीचे भी लिख सकते हो, पर इसी से रिलेटेड लिखना है। ऊपर नीचे लिख दीजिएगा तभी भी काम हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दो पहले, या इसको नीचे लिख दो तभी भी हो जाएगा। मतलब इसी से रिलेटेड रहना चाहिए। आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई कौन थी और वह किसकी भक्त थी। जो मीराबाई थी वो कौन थी और किसकी भक्त थी, तो मीराबाई क्या थी, महान संत थी। मीराबाई जो थी ना, एक महान संत थी। वह राजस्थान के मेवाड़ परिवार से बिलोंग करती थी। जो मीराबाई थी वो राजस्थान के मेवाड़ परिवार से क्या करती, बिलोंग करती थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी। जो भगवान जो कृष्ण भगवान है उनकी भक्त मीराबाई थी। उनकी क्या थी, प्रेमिका थी। उन्होंने अपने जीवन साथी मानती थी, उनको क्या मानती थी, कृष्ण भगवान को अपने जीवन साथी मानती थी। ऐसे करके जो बना के अपने से लिख दीजिएगा उसमें। ये कॉपी चेक करने वाला जो है ना, बिहार बोर्ड का उतना नहीं देखता है कि क्या क्या लिखे हैं, वैसे लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखो। जो विजयनगर में यात्रा किए हुए थे उन 4 विदेशी यात्रियों को नाम लिखना है। तो क्योंकि 4 विदेशी यात्री यहाँ पे है, उत्तर में है। पहला दिया है निकोल कोंटी। जो निकोल कोंटी थे ये विजयनगर की यात्रा करने के लिए आए हुए थे। दूसरा है अब्दुल रजाक, जो अब्दुल रजाक थे ये भी आए हुए थे। तीसरा है अविनाशी निकेतन, ये भी आए थे। 4 पूछा है तो एक छूट गया है, एक था डेमिंगो पेज था, हाँ यही था, डेमिंगो पेज था। ये भी क्या हुए थे, विजयनगर साम्राज्य में क्या किए थे, यात्रा करने के लिए आए हुए थे। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि छाड़ के लाए यही से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए थे ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं 4 नैनाल संतों का नाम लिखे। जो 4 नैनाल संत है उनका नाम लिखने को बोल रहा है। कैसे लिखेंगे, तो 4 नैनाल संत निम्नलिखित है, या 4 नैनाल संत का नाम है, ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा निम्नलिखित है। 4 नैनाल संत का नाम जो है ना निम्नलिखित है। तो पहले लिखेंगे तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामानुज, रामदास, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो आपका 2 मार्क्स जरूर मिलेगा, ऐसे लिखिएगा तो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है
एक और है इम्बतूता कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया। जो इम्बतूता था वह कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो लिखेंगे इम्बतूता का जन्म तंजीवर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। तंजीर जो थे ना, उसी के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। यह मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर छूट गया है भारत। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको जोड़ जोड़ कर आपने से लिखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो सॉरी इसको लिखेंगे कि इम्बतूता क्या करता था। तो इम्बतूता क्या था, एक यात्री था। इनका पुस्तक का नाम क्या है, एक पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला पुस्तक का नाम है। जहाँ जहाँ यात्रा करते थे ना, या उसी पुस्तक में अपना लिखते जाते थे जहाँ जहाँ यात्रा करते थे। तो ऐसे इसको जोड़ जोड़ को लिख दीजिएगा, अपना से नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। इससे 2 मार्क्स का तो होता ही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमल महल कहाँ है। ये विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कमल महल कहाँ है, तो लिखेंगे कमल महल हम्पी के कर्नाटक में स्थित है। जो हम्पी है ना, उसी कर्नाटक में स्थित है कमल महल। इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आप लिखेंगे इसका उपयोग, कमल महल का उपयोग विजयनगर के राज परिवार की महिलाओं के रहने और आराम करने के लिए किया जाता था। जो विजयनगर में जो राज परिवार का जो महिला लोग रहती थी ना, उसमें आराम करती थी, उसमें बैठती थी। जो विजयनगर के जो महिला लोग थे, जो राज परिवार के थे बड़े बड़े, उसमें ये क्या करते थे, आराम करते थे। यह अपनी कमल के फूल जैसी बनावट के कारण प्रसिद्ध थी। कमल के जैसा फूल होता है ना, वैसा ही क्या गया था वैसा ही क्या कहता है, कमल महल बनाया गया था। वैसा ही उसमें जो राज परिवार के जो महिलाओं लोग थी ना, उसमें बैठ कर क्या करती थी, आराम करती थी। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रहट क्या था, यह किसान के लिए किस प्रकार उपयोगी था। जो रहट था ना, पहले हम भी नहीं समझते थे रहट कौन सी कहते हैं। तो बाद में हम समझे, राजा भैया से पढ़े हुए थे तो समझे कि रहट जो होता है ना, तो एक ऐसे होता है, ऐसे एक कुआँ होता है। और कुआँ में जो है ना, ऐसे बाल्टीन होता है, यहाँ पे बाल्टीन लगा हुआ रहता है। और यहाँ से एक बैल जो है ना चलते रहता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ से पानी यहाँ पे गिरता है, और यहाँ खेत में ऐसे बनाया होता है नाली, इसी के द्वारा क्या होता है, पानी जाता है खेत में। ऐसा ही बना स्ट्रक्चर रहता है। इसका हम फोटो नहीं डाले हैं। अगला वीडियो जब लेंगे ना, तो उसका 5 नंबर वाला, तो उसमें हम डाल देंगे इसका फोटो इसका। तो रहट क्या था, किसान के लिए किस प्रकार उपयोगी था। जो रहट है ना, तो रहट एक प्रकार का जल उठाने का यंत्र था। जल उठाने वाला यंत्र था, उसमें बाल्टी लगा हुआ था, वह नाचता था तो ऊपर आता था उसका पानी। जल बल या ऊँट से घुमाया जाता था, जिससे बैल या ऊँट से क्या करता था, घुमाया जाता था। यह यंत्र खेतों में पानी लाने के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि जब उस वक्त थे ना, उस वक्त ऐसा ही पानी निकाला जाता था। किसानों इसे नहरों या कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग करते थे, ताकि उनकी खेतों की सिंचाई इससे खेती की सिंचाई आसानी से हो सके। इससे खेती आसानी से होती थी और फसल भी अच्छी होती थी। ये कह रहा है जो रोहट था ना, वो क्या था, जल उठाने वाला यंत्र था, जो बैल या ऊँट के द्वारा क्या किया जाता था, घुमाया जाता था। खेत में पानी इसका लाने के लिए इसको उपयोग करते थे। किसान लोग नहर और कुआं से पानी घींच भी करते थे, नहर से भी और कुआं से भी पानी का उपयोग करते भी थे। और रहट का भी क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे अपनी फसल को पानी देने के लिए। ऐसे आप जो करके जो अभी का जो भाई अभी का वर्तमान में जो होता है ना, अभी हम लोग कैसे खेत को पानी मतलब देते हैं, वैसा ही अभी भी क्या था, जो पहले का लोग ऐसे लिख करते थे ना, वैसा ही अभी भी होता है। वैसा ही आप जोड़ कर लिख दीजिएगा, तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अमर नायक प्रणाली क्या थी। जो अमर नायक थी वो प्रणाली क्या थी। ये भी एक क्या थी, एक विजयनगर साम्राज्य में क्या थी, एक भी प्रणाली ही थी। तो सुनिए उत्तर कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहते थे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, विजयनगर के साम्राज्य में राजा को क्या कहते थे, राय कहते थे। और सेना के प्रमुख नायक आ जाए, सेना को क्या कहते थे, तो सेना को नायक कहते थे। ये भी आप याद कीजिएगा कि अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन। विजयनगर समाज में राजा को राय कहा जाता है, सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है सेना के सेवा बदले उनकी भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती थी। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते थे। और अमरनायक अपने भू क्षेत्र से कृषकों, शिल्पकारों, व्यापारियों और भू राजस्व तथा उनके वसूल करते थे। इसी को अमरनायक प्रणाली कहते हैं। एक यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव बन रहा है, और है इसके प्राप्तकर्ता को अमरनायक कहते हैं। यह भी पूछता है जो है ना, विजयनगर समाज में जो उनको भूमि दी जाती है, जो प्राप्त करती है भूमि, उसे क्या कहते हैं, अमरनायक कहते हैं। कह का क्वेश्चन कह रहा है कि अमरनायक प्रणाली क्या थी। जो अमरनायक प्रणाली थी ना, विजयनगर समाज के में जो थी ना, राजा लोग रहते थे, तो जो काम उम करते थे, उनको क्या करते थे, उनके उनके पैसा के बदले में उसको भूमि दिया जाता था। और भूमि क्या करते थे, और भूमि जब लेते थे ना, जो भूमि लेते थे उनको उनको कहते थे, उनको सेवा के बदले में भूमिदान जो प्रदान करती थी, इसको अमरम कहते थे। और इसको जो भूमि जो प्राप्त करते थे ना, उसको अमरनायक कहते थे। और वह अमरनायक क्या कहते थे, जो कृषि ऋषि गाँव में जो किसान उसान है, खेती बाड़ी करने वाला, उनको क्या करते थे, वह जमीन दे देते थे उनको कृषि करने के लिए। उस पर धान उन मतलब गेहूँ उपजा कर उसको देते थे, कर के रूप में, टैक्स के रूप में उनको पैसा देते थे। यही है क्वेश्चन। तो आज 10 क्वेश्चन कराया, अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन और लाएंगे सब्जेक्टिव का। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसा ही अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।